हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर केशव जखूटिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो सप्लीमेंट्री टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, वो अब अपन लोग यहाँ पर उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कैसे होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं वेपर डेंसिटी। एक टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं अब यहाँ पर बच्चों, इनसे क्वेश्चंस आते हैं अपने, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए अब अपन लोग देखते जाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो देखिए, वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय density of hydrogen gas at same temperature and pressure. Same temperature and pressure. टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर लो, मान लो कोई भी एक वैल्यू रख लो, उसको फिक्स कर लो, उस पर कोई भी सब्सटेंस का अपन को डेंसिटी पता हो, डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या अवेलेबल हो, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी अवेलेबल हो, तो उसे अपन लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो या फिर इसका डेफिनेशन कैसे बनेगी बच्चों, डेफिनेशन बनेगी डेंसिटी ऑफ एनी गैस और सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज वेपर डेंसिटी, राइट। अब भाई हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है 0.00089 ग्राम पर ml, ठीक। अदरवाइज हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻5 ग्राम पर ml, ये भी लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखो कि जब अपन ये सारा डेटा इसके साथ में लिख सकते हैं, तो ये डेटा यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया एक तरीका, है ना। मान लीजिए आपको किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको डेंसिटी गिवन हो, उसमें 9 × 10⁻⁻5 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ये सारी की सारी डेटा कब है, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमको बोला ना कि सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो हमने वो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया, इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर बार हर सब्सटेंस का डेंसिटी दे, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो अपन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, राइट। हम वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं, वी वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं, 1 लीटर कर लेते हैं, वॉल्यूम फिक्स कर लिया हम लोगों ने, है ना, वी वॉल्यूम रख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए जरा, वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वो V × D है ना, VD बोल सकता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग वॉल्यूम V। भाई ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स का मास बताइए जिनका वॉल्यूम V है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हैविंग वॉल्यूम V एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सही बात है ना। तो अब आप देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालते हैं, आप लोग सब जानते हैं मास कैलकुलेट करने के लिए। अब आपके इसमें क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे अपन लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो हम सब जानते हैं यहाँ पे भी वॉल्यूम V है, यहाँ पे भी वॉल्यूम V है, दोनों में वॉल्यूम क्या है, VV है, दोनों में सेम वॉल्यूम है। हम लोगों ने अभी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पढ़ा था अपन लोगों ने, हाँ या ना, ढंग से समझना बात को। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था। तो इसके पास भी वॉल्यूम कितना है V, इसके पास भी वॉल्यूम कितना है V, दोनों के पास वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो है वो सेम होने चाहिए ना, राइट। तो मैं बोल देता हूं, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ कैपिटल N molecules of gas or substance divided by
अब इसके भी हाइड्रोजन गैस के भी कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, n पार्टिकल चाहिए, n मॉलिक्यूल्स ही तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, वही सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, राइट। अब देखिए फाइनल फार्मूला कैसे बनेगा, एक फार्मूला तो यही है, इसको अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी का वैल्यू पुट करके, लेकिन मास के टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अब आगे देखो, आगे फाइनली लास्ट स्टेप है इसका, कैसे इसको सॉल्व करना है। अब n मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालें, अपन को तो गैस भी नहीं पता, तो ऐसा लिख सकते हैं n इंटू मास ऑफ 1 molecule of gas divided by n into mass of 1 molecule of हाइड्रोजन गैस, राइट। n से n कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या आ गया, अब देखो मास ऑफ द 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दोनों में 1 1 मॉलिक्यूल है, तो यहां पर जो भी आप मास लिखेंगे यहां तो 2 लिख सकते हो ना, हाइड्रोजन गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास तो 2 AMU होता है ना। मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 2 AMU, और हम चाहें है ना, यहां पर आप इसका मास किस में लिख सकते हो, AMU में पुट कर सकते हो, और आप चाहो तो ऐसा भी तो कर सकते हो, बोलिए रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हमको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लेना हो तो वो AMU में आता है, लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना हो तो उसे ग्राम में रख सकते हैं। देखिए n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जिस यूनिट में आप ऊपर मास लिखेंगे नीचे भी उसी यूनिट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो अपन लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो इसका मतलब हो गया हम किसी भी सब्सटेंस का, कोई जरूरी नहीं है गैस हो, यहाँ पर हम किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आपको कोई भी सब्सटेंस लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे इसका डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए ये चीज़ अपन को समझ में आता है या नहीं आता, राइट ना। देखिए इस तरह से अपन लोगों से, अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, 2 फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं, है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखो एक बार, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.000130 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी, इसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान सा काम है, बहुत आसान सा। देखो कैसे, देखो कैसे ऑप्शंस हैं, क्या क्या है वो देख लो एक बार। डेंसिटी तुम्हारे सामने गिवन है, तुम्हें वेपर डेंसिटी चाहिए, करना कैसे है एक बार समझ लो, बहुत आसान है। अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा एक सिंपल वे में बना रहा हूं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 1 ml ऑफ एयर, 1 ml जो है उसका वेट कितना होता है, उसका मास कितना होता है, तो आप लोग आंसर लिखेंगे 0.000130 ग्राम्स, ये लिखेंगे, राइट। इधर देखो 22400 ml ऑफ एयर का वेट कितना होगा, 22400 इंटू 0.00013 ग्राम्स, यही तो होगा। नियरली इसका डेटा आ जाएगा 29.72 ग्राम्स, नियरली इसका डेटा आएगा ये हमारे पास में 29.72। ये क्या चीज़ है, 22,400 ml मतलब क्या हो गया, 1 मोल एयर का वेट कितना होता है 29.72। ये 1 मोल एयर का वेट मतलब ये क्या चीज़ आ गया, मोलर मास आ गया क्या। तो वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू
मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, 29.72 डिवाइडेड बाय 2, यही तो होना चाहिए। इधर देखो क्या होना चाहिए, इधर आ जाएगा 14.86 नियरली, यही आना चाहिए भाई। इसका हाफ कर लो, जो भी मैथमेटिक्स आनी है वो अपन लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतने में अपना काम हो जाएगा। ये अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस हैविंग मोलर मास 96 ग्राम्स विद रिस्पेक्ट टू मीथेन गैस। अब बोले ये क्या आ गया, मीथेन गैस, एक दूसरी गैस, ये क्या हो गया, ये मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो यार एक बहुत सिंपल सी बात है, हमने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय, देखो लिख भी देता हूं मैं यहां पर, डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही तो पढ़ा था, विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही तो पढ़ा था, हाँ या ना, ये पढ़ा था। इसको अपन ने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ लिया था, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जिसकी जगह पे आप लोग क्या लिखने लग गए थे, 2 डिवाइड करने लग गए थे। मतलब क्या हुआ कि वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज मोलर मास ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस मोलर मास, यही तो है। अब यहां पे वेपर डेंसिटी क्या करना है, CH4 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे क्या करोगे, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4 गैस, यही तो लिखोगे। यहां पे हमारे को कितना गिवन है, 96 डिवाइडेड बाय 16, सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 6। आई थिंक समझ में आ रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 22, then which one would be the gas? Option A CO, option 2 देखो 4 ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन गिवन है। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों ने तो सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी है आप लोग के पास, है ना। देखिए आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये चेक करते हैं आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो कैसे, वेपर डेंसिटी तुम्हें गिवन है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी आपको गिवन है 22, इन 2 में हो गया 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस, है ना, कोई ना कोई गैस तो होगी। ये कितना आ रहा है हमारे पास में मोलर मास, मतलब 44 ग्राम्स आ रहा है। अब इनमें से देख लो किस गैस का 1 मोल का मास 44 आता है, बस वही इसका आंसर है। इसका कितना आता है देखो ज़रा, 12 + 16 28, तो ये तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे आ गया 2, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 12 + 32, ऑक्सीजन 2 है इसलिए 16 × 2 32, कितना हो गया 44 आ गया। मैच कर गया बच्चों। तो इस तरह से अपन लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं जहाँ से और क्वेश्चंस निकलते हैं।
देखो अगला टॉपिक है मेरे पास में परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जैसे अब देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए आपने एक 100 ml चाय बनाई, एक छोटा कप है जिसमें 100 ml आता है ना, उसमें चाय बनाई। अब उस चाय में तो आपने बहुत सारी चीज़ें डाली होंगी, उसमें आपने दूध डाला होगा, चाय पत्ती डाली होगी, पानी डाला होगा, है ना, चाय का मसाला डाला होगा, चीनी डाली होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें मिक्स की और फिर फाइनली आप लोगों ने ग्लास बना के दिया। आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें पानी का परसेंटेज कितना था, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? पानी का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100, यही तो आप लोग कैलकुलेट करके दोगे ना। तो देखो इसी तरह से मैं आप लोग भी यहाँ पर यही कैलकुलेट करेंगे कि देखिए कैसे, जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज बता दो। अब एक बात बताओ, हमको इसकी इनिशियल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, बोले 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में बताओ, अरे यार हमको परसेंटेज चाहिए। जैसे एक चीज़ समझो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी, जैसे इसको ऐसा समझ लो, आप लोग चाहे किसी भी जगह से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लो, किसी भी जगह से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लो, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का मतलब हुआ आपने एक ब्रांड फिक्स कर लो, से मान लो पेप्सी लेनी है। अब पेप्सी चाहे आप अपने घर के आसपास वाली दुकान से लो, चाहे 500 किलोमीटर दूर जाके किसी मेले वाली दुकान से लो, या कहीं और जाके किसी रेस्टोरेंट से आप लोग उठाओ, या किसी होटल से वही पेप्सी की बॉटल उठाओ, आपको हमेशा और हमेशा उस पेप्सी का टेस्ट कैसा मिलेगा? एक ही जैसा मिलेगा। मतलब उसमें जो कंपोनेंट रखे हुए हैं, उसमें जो मिक्सिंग की गई है चीज़ों की, वो हमेशा एक फिक्स परसेंटेज पे होती है। चाहे वो छोटी बॉटल हो, चाहे वो 2 लीटर की बॉटल हो, चाहे वो 1 लीटर की बॉटल हो, हमेशा जैसी होगी वो बॉटल वैसी की वैसी, मतलब उसमें टेस्ट जो होगा वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि जो मिलने वाले एलिमेंट्स है, जो मिक्सिंग एलिमेंट्स है, उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही तो बात है ना इसका। तो देखिए मिक्सिंग परसेंटेज जो है वो सेम होना चाहिए, तो अपन को इसकी इनिशियल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। अपन लोग बात कर सकते हैं, देखो कैसे, है ना, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको उस पॉइंट से डिस्कस कराता हूं। तो देखो अपन को बोला जा रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर लो। तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मैंने कहा जी परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करो, तो एक ही फॉर्मूला बोलता हूं, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो होना चाहिए। अब मास कौन सा? एटम है तो एटॉमिक मास। अब यहां पे टोटल मास कौन सा? अब एटॉमिक मास बोला है, राइट। तो अब आप देखो यहां पर कैल्शियम का एटॉमिक मास हम सब जानते हैं कि वो होता है 40 डिवाइडेड बाय, इसका मास बोलो, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास बोलो 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 टाइम्स है, तो 16 3 सा 48, ये हो गया 48 इनटू में 100, यही तो होगा। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं बोली, मैं चाहूँ तो मैं इसको ग्राम्स भी बोल सकता हूँ और इसको AMU भी बोल सकता हूँ। ध्यान रखना, अगर आपने इसको ग्राम बोला है ना, तो नीचे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर ग्राम्स। अगर आपने बोला कि नहीं जी मैं इसको AMU बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? AMU में ही रखना पड़ेगा। याद रखना ये दोनों मास की जो यूनिट है ना, वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, आइदर इट इज इन ग्राम्स या फिर AMU में। कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, लेकिन रखना किसके अंदर में? सेम यूनिट में रखना है, अलग अलग यूनिट्स में इसका आंसर नहीं रखना है। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। बोले सर कभी गलती हो गई तो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि गलती हो गई तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ 1 AMU, हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, सॉरी 2 AMU, है ना। और तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 2 ग्राम्स। तो ये डेटा तो क्या है? सेम ही है ना, तो इसलिए आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर यूनिट क्या होनी चाहिए? वो बेटा सेम होनी चाहिए। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, नियरली कितना? 40%, राइट। अगला पार्ट देखो, इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए, तो क्या होगा? कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100, ये हो गया हमारे पास में 12%। आपको बोल दिया जाए जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया? 48% हो गया, राइट। देख लो भाई, 40% ये, 12% ये, 48 ये, टोटल मिला के कितना?
100% हो जाना चाहिए। 100% हो गया, इसके अलावा तो इसमें कुछ और अवेलेबल नहीं है ना, हाँ या ना। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा तो और कुछ नहीं है, तो तीनों का परसेंटेज मिला के कितना आना चाहिए? 100% ही आना चाहिए ना। अब देखो, आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज बताइए। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 12%। अब पहले तो अपन को कोई क्वांटिटी नहीं गिवन होती थी कि कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, कुछ भी नहीं गिवन होता था। अब अपन को यहां पे क्वांटिटी गिवन है कि ये 50 ग्राम है, तो अब क्या करेंगे? 50 ग्राम का कितना परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग? 12% कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे को? क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ कार्बन इसके अंदर में मिल जाएगा, यही है ना। तो अब देखो, इससे जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 50 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 6 ग्राम। आ गया बात समझ में? परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर है, ठीक है। इसमें देखो स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं वो एक बार देख लो। जैसे स्कूल लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वैसे अपन लोगों को यहाँ पर इतना कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको करवा देता हूँ अभी। लेकिन स्कूल वाले देख लेते हैं पहले कि स्कूल वाले कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना। देखो, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, देखो पहला सब में, इन चारों क्वेश्चंस में आप कैलकुलेट कर लीजिए ऑक्सीजन का परसेंट। स्कूल में ज़्यादातर समय ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे मान लो किसी में भी कैलकुलेट करना हो, मैं पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस मेरे को तो केवल ये बताना है कि इसको करना कैसे है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन दो जगह है, हाँ या ना? दो जगह है ना। 4 पार्टिकल ऑक्सीजन के इधर है, 7 पार्टिकल इधर है, तो टोटल मिला के क्या करोगे? 11 × 16, यही तो मास हुआ ऑक्सीजन का, यस और नो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100, यही तो करोगे। ठीक वैसे ही यहां पर भी देखो, 4 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के इधर है, 10 पार्टिकल इधर है, 14 पार्टिकल्स हो गए। 14 पार्टिकल्स इधर है आपके पास में, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 14 × 16। यहाँ तो सिंपल ही है, यहाँ पे क्या है? 11 पार्टिकल्स हैं, तो 11 × 16। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 3 × 16 लिखोगे। ऐसे ही तो करना होगा। तो इस तरह से स्कूल लेवल पे क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। स्कूल वाले लेवल पे तो बिल्कुल आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगानी है आप लोगों को। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। इस तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एक बार अपन लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है,
इंसुलिन में सल्फर प्रेजेंट है, कितना सल्फर प्रेजेंट है 3.4s या 3.4% जो है वो सल्फर प्रेजेंट है। आपको बोला जा रहा है मिनिमम मोलर मास, इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मिनिमम मोलर मास बोल दो, है ना। अब इसका क्या मतलब है वो एक बार आप देखो। देखो भाई इंसुलिन क्या है, उसका फॉर्मूला आता है क्या आप लोगों को? तब तो आप लोग वैसे कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला तो नहीं आता आप लोगों को, पक्का ना नहीं आता, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये देखो आप लोग तो देखो आप लोग सब जानते हो परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो क्या करोगे आप लोग? मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो आएगा, यस और नो। अब आप देखो, आपको केवल ये गिवन है परसेंटेज ऑफ सल्फर 3.4, मास ऑफ सल्फर कितना ले? एक सल्फर है, दो सल्फर है, मतलब मान लो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है इंसुलिन का, एक एग्जांपल मान लो समझने के लिए, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। अब एक 2 है, B2 है, C4 है, सल्फर 3 है। अब हमको कैसे पता चला कि सल्फर 3 है, सल्फर 4 है, सल्फर 5 है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने इंसुलिन बोला, मैं आपको कुछ और बोल सकता हूं, मैं हीमोग्लोबिन बोल सकता हूं, मैं ब्लड बोल सकता हूं, ऐसा बहुत सारे सैंपल बनाए जा सकते हैं। जैसे 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। तो देखो अगर इस तरीके के क्वेश्चन बन जाए, बहुत सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब हमको ये समझना है यार इस टर्म का क्या मतलब है, और ज्यादातर समय एग्जाम में यही पूछा जाता है, मिनिमम मोलर मास का मतलब ही पूछा जाता है। तो देखो मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब हुआ वो आप ऐसा समझो, मास ऑफ सल्फर कितना होगा? मास ऑफ सल्फर जितना कम, सल्फर का परसेंटेज भी उतना ही कम, हाँ या ना? देखो एक इसको समझो, सल्फर का मास ज्यादा, उसके परसेंटेज भी ज्यादा, परसेंटेज ज्यादा तो परसेंटेज को कभी भी मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो ज्यादा ही टर्म आएगी ना आपको पास हमेशा, तो इसका मतलब टोटल मास भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आपको टोटल मास ज्यादा नहीं करना है, आपको तो कम से कम रखना है, मिनिमम मोलर मास रखना है। तो मिनिमम के लिए क्या चाहिए? सल्फर कम से कम होना चाहिए। सल्फर कम से कम कितना हो सकता है? सल्फर कम से कम एक तो होना चाहिए ना, यहाँ पे 1 तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं ना हाफ रख लो, चौथाई रख लो, ऐसा तो नहीं कर सकते। सल्फर 1, सल्फर 1 मतलब एक एटम का मास कितना? 32। सल्फर के एक एटम का मास 32 ही तो होता है, डिवाइडेड बाय m, टोटल मास को मैंने m मान लिया, जो आपको कैलकुलेट करना है ना, m इंसुलिन N2 में क्या कर लो? 100 कर लो, राइट। अब इधर देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मोलर मास ऑफ इंसुलिन जो है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 × में 100 डिवाइडेड बाय 3.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, नियरली हमारे पास डेटा आ जाएगा, नियरली बोल रहा हूँ 938, किस है ना। इसको भाई बेसिक मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने पास में ऐसे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे 1 2 3 4, तो आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है या नहीं आसान चीज़, बताइए, राइट। तो अपन लोग अभी इस लेक्चर में अपने 2 टॉपिक किए हैं, वेपर डेंसिटी और परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ तक की चीज़ें अपन लोग कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखिए। और ये चीज़ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। देखिए आज जो दोनों टॉपिक करें इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप लोग ढंग से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस लेक्चर के लिए अभी इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।